उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये संस्कृत का श्लोक बहुत अच्छा उद्देश्य के साथ में बनाया हुआ और हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है कि सोते हुए जो सिंह है यानी शेर है उसके मुंह में हिरण भी नहीं जाता है। आपको भी उसी तरीके से जिस तरीके से सिंह शिकार करने के लिए निकलता है, अपने भूख को तृप्त करने के लिए निकलता है, अपनी संतुष्टि के लिए काम करता है, उसी तरीके से आपको भी अपनी भूख मिटानी होगी। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपको पता है आपका जो टक्कर है, जो कंपटीशन है, वो कुछ हजार बच्चों में नहीं है या कुछ लाख बच्चों में नहीं है, बहुत सारे लाखों बच्चों ने इस बार क्लास 10th का एग्जाम देना है और उन लाखों बच्चों में तुम्हें टॉप करना है। बेटा मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं जो मुझे दिन रात भेजे जाते हैं आप ही के द्वारा, और आप कहते हैं कि मैम पसीने क्यों छूट जाते हैं, अभी प्री बोर्ड्स का एग्जाम हुआ था तब हमें पता चला कि वहां बैठ करके कैसा लगता है, सब कुछ आता हुआ क्यों भूल जाते हैं। मैम क्या करें कि बोर्ड्स में यह हालत ना हो। मैम हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, बड़े बड़े क्वेश्चंस हम छोड़ के आ गए जो 10-10 नंबर के थे, 15-15 नंबर के थे। मैम ये टॉपर्स आखिर करते क्या है, वो हमसे ऐसी अलग क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो मैं पूजा शर्मा आज के सेशन में आपको यही बताने वाली हूं कि किस तरीके से एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी अलग होती है। भले आपने अभी तक 5 बार रिवीजन कर लिया है, अपने नोट्स को पूरे लाल पीले हरे कर दिए हैं हाईलाइट कर करके, लेकिन जिस वक्त आप एग्जाम हॉल में जाते हैं वहां पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। आपको जो पेपर आया है उस अकॉर्डिंगली सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैं आपको बताती हूं बच्चों आज के सेशन के अंदर कि आपको क्या करना है, और ये जो चीजें मैं बताने वाली हूं ये मैंने जितने इंटरव्यूज लिए हैं और मेरा जितना एक्सपीरियंस है आपके सीनियर्स के साथ में उनको पढ़ा करके उनके इंटरव्यूज के बाद में जितनी सारी चीजें मुझे मिली हैं उन सब का ही एक मैंने पूरा का पूरा निचोड़ यहां पर तुम्हें बताया है। सबसे पहले तो मैंने देखा है बच्चों को ये कहते हुए कि क्या सिर्फ पढ़ने से ही फुल मार्क्स मिल जाते हैं क्या, तो नहीं। अगर आप ये सोचते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं होता है, आपको समझना होता है कि पढ़ने के बाद में आपको उसे लिखना है, लिखने के बाद में आप उसे रिवाइज करना है और चेक भी करना है। और स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता देती हूं, आपके घर पे बैठ करके लिखने की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है और एग्जाम के अंदर जहां पर आपको सर हिलाने तक को भी नहीं दिया जाएगा वहां पर आपके माइंड को फोकस्ड कैसे रखना है। आपने वहां पे भी बच्चों को देखा होगा जो इधर उधर देखते रहते हैं, बार बार दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। उस वक्त आपको फोकस्ड कैसे रहना है, आपको उस क्वेश्चन पेपर को पूरा हल कैसे करना है। दूसरा आता है, क्यों कभी सोचा है आपने कि एक ही टीचर से कोई बच्चे जो पढ़ते हैं, जैसे मैं हूं, एग्जाम्पल देती हूं, मैं हूं, ठीक है, मुझसे आप भी पढ़ रहे हैं, मुझसे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉप कुछ ही बच्चे करते हैं और कुछ बच्चे एवरेज ही कर जाते हैं। कभी आया है दिमाग में ऐसा क्यों होता है? और मैं ही नहीं, जितने सारे टीचर्स हैं उन सभी के साथ में ऐसा होता है, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी के साथ ऐसा होता है। वो कहते हैं हमने इस टीचर से पढ़ा, उसके बावजूद भी हमारा तो एवरेज ही रिजल्ट रहा, और कुछ बच्चे बोलते हैं हमने इस टीचर से पढ़ा और इन्होंने हमें टॉप करवा दिया। तो पहला होता है अपने शिक्षक को, गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। दूसरा होता है उनका हर कही बात को मानना। जिस तरीके से आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूं कि क्यों मुझसे ही पढ़ के यहां पर आप में से जो बच्चे टॉप करेंगे और जो बच्चे जो है एवरेज रह जाएंगे, उनमें फर्क क्या होता है। तो फर्क ये होता है कि एग्जाम हॉल में आपको करनी पड़ती हैं कुछ ऐसी अहम बातों को फॉलो, जिससे कि आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट में पिछड़े नहीं जाओगे, कभी भी आपका क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेगा, कभी आपके पसीने नहीं छूटेंगे। तो देखिए करना क्या है आपको, सीधी सीधी बात। सबसे पहले जब आपका एग्जाम का टाइम पीरियड होता है, यानी मैं मेन बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूं, जहां पे नई जगह पर बैठना है, आपको नया सब कुछ है, पता नहीं है रोल नंबर की सीट कहां पर आने वाली है, कौन मेरा दोस्त कौन मेरा दुश्मन, कुछ नहीं सोचना है वहां पर, है ना। इस बात से खुश नहीं होना है कि अरे मेरा और मेरे दोस्त का तो एक ही हॉल के अंदर नंबर आया है, क्या हो जाएगा नंबर एक जगह आने से भी। तुम्हारी सिटिंग उसकी सिटिंग एक साथ में एक जगह आने से खुशी नहीं मनानी है आपको। समझिए अपने आप को, थोड़ा सा मैच्योर बनाइए बेटा। क्या हो जाएगा अगर आपका एक बस तसल्ली है ना,
तसल्ली है कि अरे अरे वो भी है मेरे साथ में। तसल्ली अपने आप के लिए रखो कि मैं खुद मेरे साथ में हूं, मुझे जो आता है वो मेरा दिमाग मेरे साथ में है। इस बात की खुशी रखो, क्योंकि इस बात से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको पता रहेगा कि हाँ, मैं जो भी यहां भर के लेके जा रहा हूं वो सारी चीजें मैं वहां उतार के कैसे आऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें आंसर लिखने से पहले आपको अहम 15 मिनट मिलते हैं। वो 15 मिनट साबित कर देता है, वो 15 मिनट उस बच्चे के बारे में बता देता है कि ये आगे क्या करेगा। आपने कई बार सुना होगा या आपके बड़े भाई बहनों से सुना होगा या स्कूल में ही देखा होगा, प्री बोर्ड में देखा होगा कि जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसके बाद में कुछ बच्चे इधर उधर ताकते हैं तो टीचर कहते हैं कि पढ़ ले, है ना, क्वेश्चन पेपर आराम से पढ़ ले, ध्यान से पढ़ ले। और वही कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन पेपर में इतना तल्लीन हो जाते हैं जैसे लगता है कि वो अभी से आंसर लिखने लग गए हों। यहां पे पहला ही डिफरेंस है एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर का। जो बच्चा इधर उधर ताक रहा है वो 15 मिनट को वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है जैसे ही आता है मुझे लिखते जाना है। नहीं लिखते जाना होता है, अपने हाथ को उस वक्त थामना भी है। हमें कौन सा प्रश्न पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा प्रश्न मुझे आता है, कौन से प्रश्न में मुझे सोचना पड़ेगा, ये सारा आपको उन 15 मिनट में समझ में आ जाता है। तो अहम होते हैं वो 15 मिनट शुरुआत के, जिसके अंदर आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ना है। जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है कि सिर्फ एक शब्द देख लिया, नहीं, गलतियां यहीं से होती है और मार्क्स जो है यहीं से कटते हैं। आपको पूरा एक एक लाइन पढ़नी है। जब आपने क्वेश्चन पेपर एक बार पढ़ लिया है तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है और कितने ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़े बहुत आते हैं। जब ये समझ में आ जाएगा आपको, तब आप उसी वक्त उन 15 मिनट के अंदर, जैसे आपके एमसीक्यूज आते हैं बेटा, तो एमसीक्यूज के पेंसिल से लिटिल डॉट लगा करके आंसर्स कर सकते हो जब पढ़ते हो उसी वक्त। तो आपका ये टाइम बच जाएगा, सीधा आपको OMR के अंदर फिर फिल ही करना पड़ेगा। दूसरा टाइम कब बच जाएगा, जैसे ही आपने देख लिया कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है मेरे पास में, वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये मुझे आते हैं, तो आपने वहां पर भी टिक लगा दिया कि इसको देख लिया मैंने, ये आता है, इसमें मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं कि मुझे ये कर रही लेना है, मेरे को आता है ना। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत आता है, जैसे 2 क्वेश्चंस को मिला करके दिया जाता है, जहां एक क्वेश्चन तो आपको आता है और उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन नहीं आता है। या कई बार जैसे साइंस के अंदर होता है कि डायग्राम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, डायग्राम आता है और दूसरा जो थ्योरी पार्ट है वो नहीं आता है, या थ्योरी आती है उसका डायग्राम नहीं आता है। तो वो जो थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है उनको आपको अलग मार्क कर देना है। और तीसरा जो बिल्कुल नहीं आता है, यस, टॉपर भी ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता है फिर भी वो अटेम्प्ट करके आते हैं। और तुम्हें भी ये प्रॉमिस करना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैम हमें नहीं भी आता है तो भी हम अटेम्प्ट करके आएंगे, मैं बताऊंगी तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, उन क्वेश्चंस को मार्क करना। तो हर को अलग अलग आपको मार्क कर देना, इजी वाले को गोले लगा दो कि ये तो मेरे को आते ही आते हैं। तो पहला आपने पेपर का एनालिसिस किया, दूसरा आपने एमसीक्यूज देख लिए कि एमसीक्यूज के आंसर हमने यहीं पे कर लिया, और तीसरा उन्हीं 15 मिनट में इजी क्वेश्चंस को भी मार्क कर दिया। तो यहां पर आपके दिमाग को पता चल गया है, वो ट्रेन हो गया है कि मुझे अब क्वेश्चन को जैसे ही देखना है तो उसका आंसर ऐसे लिखना है। आपको जिस तरीके से कहा जाता है, एक अच्छा टीचर हमेशा कहता है कि आपने अगर पता है कि सिलेबस क्या है और आपके एग्जाम में क्या आने वाला है तो आपकी 50% तैयारी हो चुकी है। उसी तरीके से बेटा, उसी तरीके से अगर आपके क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से पढ़ लिया है, उसका एनालिसिस कर लिया है, उसको अच्छे से स्कैन कर लिया है, तो आपका वहां पर 15% से 20% मार्क्स उसी 15 मिनट में आप ले चुके हो, उसी 15 मिनट में ले चुके हो। अब दूसरी बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, और वो है आपका कि मैम हम ना कंफ्यूज रहते हैं। कभी किसी से सुनते हैं कि पेपर तो जैसा आया है वैसे ही फॉलो करते हुए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करना है। कुछ कहते हैं हमको टॉपर्स की, नहीं मैंने तो ये फॉलो नहीं किया। हमने कुछ टॉपर्स की कॉपी भी देखी है मैम, उसने फॉलो नहीं भी किया। कुछ करते हैं, करना क्या है मैम हमें? तुम अपने हिसाब से करोगे। आपको यह ध्यान रखना है कि मुझे क्या आता है। कोई भी प्रश्न पत्र है, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे साइंस का है, एसएसटी का है, किसी का भी है, वो जब प्रश्न पत्र देखोगे उस प्रश्न पत्र को देखने पे पता चल जाएगा कि अरे इसमें से मुझे ये पार्ट पहले आता है, ये तो इजी है। तो आपको सबसे पहले वो करने हैं जो तुम्हें आते हैं।
फुल कॉन्फिडेंस जिस पे हो तुम्हें कि इसमें तो मेरा एक भी नंबर नहीं कटेगा, बहुत अच्छे से मैं इसको रट के आया हूं, समझ के आया हूं और इसको लिखूंगा भी। तो फुल कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको करने हैं। हो सकता है इसके अंदर आपके लॉन्ग आंसर्स हो, उसमें शॉर्ट आंसर्स हो, आपको ध्यान नहीं देना है उस चीज का, आपको उसे करना है। बस याद रखिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें बेटा, उसके नंबरिंग सही से डालें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका क है, ख है, इस चीज का बखूबी अच्छे से ध्यान दें। और जितना हो सके ऐसा कर सकते हैं आप कि एक सेक्शन जैसे कि लॉन्ग आंसर जो है वो उनको एक साथ में रखें, है ना, शॉर्ट आंसर्स को एक साथ में रखें, एमसीक्यूज वाला पार्ट है तो उसको एक साथ में रखें, ऐसे आप उनको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर्स कई बार ऐसे होते हैं, जैसे कि मैथ्स की बात बताती हूँ। मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप ना उसकी बात अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको पता होता है कि 7 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा और मैं इसे अटेम्प्ट कर लूंगा। वही क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाए लॉन्ग आंसर, आपको करना है जिसमें फुल कॉन्फिडेंस है वो क्वेश्चन ही पहले करना है आपको। मैम चलो ये समझ में आ गया, अब आगे क्या करें? तो आगे आपको वैसे क्वेश्चंस करने हैं जो स्कोरिंग वाले होते हैं। जैसे इंग्लिश की बात करती हूं, है ना, स्कोरिंग वाले कौन से हो गए आपके इंग्लिश के अंदर? राइटिंग लेटर वाला पार्ट हो गया, ऐसे राइटिंग वाला पार्ट हो गया। आपके साइंस की बात करती हूं तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, वो स्कोरिंग वाले होते हैं। आपके मैथ्स वाली बात करती हूँ जैसे इसमें अंदर स्टेप्स बाय स्टेप्स उसको सॉल्व करना होता है पूरा। तो जो ज्यादा मार्क्स के हो या स्कोरिंग वाले हो उन क्वेश्चंस को आपको सेकेंड नंबर पे लेना है। यानी पहला फुल कॉन्फिडेंस वाला, उसके बाद में वो क्वेश्चंस जो कि स्कोरिंग वाले हैं यानी ज्यादा मार्क्स वाले होते हैं जिसमें थोड़ा सोच के करना पड़ता है। और डायग्राम की बात आ रही है इसलिए मैं बता देती हूं बेटा कि डायग्राम सिर्फ आप डायग्राम बना करके छोड़ देते हैं तो ये गलत बात है। आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना है, उसका लेबलिंग करना है और पूरा लेबलिंग करने के बाद में भी अगर आपके पास में यूनिट आ रही है तो यूनिट भी लिखना है। ठीक है, मैथ्स में भी यूनिट भी लिखना है। आप पूरे स्टेप्स करके आओगे, स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे मैं मानती हूं, लेकिन यूनिट नहीं लिखी है आपने, यानी मीटर्स है, किलोमीटर्स है, उसके आगे क्या यूनिट नहीं लिखी है, आपके नंबर कट जाएंगे। और ऐसे ही आपके एक एक आधा मार्क्स कटते हैं और आप जो कि 95 लाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं 80 पे रुक जाते हैं। इसलिए ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। अब तीसरा आता है कि अब क्या करें? अब आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपको लगता है कि मुझे शायद नहीं आते हैं, मुझे अब इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मन से करने वाले जो प्रश्न है उन्हें आपको सबसे लास्ट में रखना है, उन्हें आपको सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि मन से करने वाले जो क्वेश्चंस हैं यानी आप क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आएंगे लेकिन वहां अटेम्प्ट करेंगे तो सोचना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस को करना है। यहां पे भी एक बोनस टिप मैं आपको देती हूं, जो भी मन से क्वेश्चंस करने वाले हैं उसे रफ वर्क में पहले पॉइंट्स में लिख लीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है कि मैं ये वाला क्वेश्चन अगर मन से कर रहा हूं तो इसमें ये पॉइंट लिखूंगा, फिर उसको फेयर में करिए, पॉइंट्स वहां लिखिए, फिर उसको फेयर में कीजिए, आपका वो अच्छा आंसर बनेगा। मन से करने वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है उसे भी बता देती हूं, उसकी स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग यानी शुरुआत और अंत बहुत अच्छे से कर देना, क्योंकि एक एग्जामिनर शुरुआत जरूर से देखेगा, अंत जरूर से देखेगा और वहां पर आपको इसके भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक और बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा जो अपना समय है वो खराब कर देते हैं और फिर कहते हैं मैम टाइम ही नहीं मिला या हमारा प्रश्न छूट गया। तो आप कभी भी जो टाइम टेकिंग वाले या ज्यादा टाइम लगने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें शुरुआत में नहीं कीजिए। हम एक इंसान की तरह, क्योंकि हमने आज तक बचपन से, चाहे तुम है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और भी है, हमने आज तक भिड़ने की सोची है, हम लोग आज तक योद्धा की तरह हमेशा तैयार रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि यहां पे भी मैं इस प्रश्न से भिड़ूंगा, मैं इस प्रश्न को करके दिखाऊंगा हल। अब वो 10 मिनट ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है, 20 मिनट ले रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। उस 15-20 मिनट में तुम शायद 4 क्वेश्चंस आप किसके कर सकते हो, शॉर्ट आंसर के कर सकते हो, और आंसर नहीं निकल रहा है। मैथ्स में ज्यादातर ऐसा होगा बेटा कि तुम करते जा रहे हो, आंसर नहीं निकल रहा है, जितना आ रहा है उतना छोड़ दो। उस वक्त आपको उसके कम से कम स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। पर टाइम वेस्ट करके ऐसा नहीं कि 10 नंबर के क्वेश्चन के चक्कर में तुमने पीछे के 50 नंबर छोड़ दिए हैं, ये मत करना बेटा। इसलिए हमेशा कह रही हूं जिसमें ज्यादा समय लग रहा है या आपको दिमाग खपाना पड़ रहा है उन प्रश्नों को पहले नहीं लेंगे, इसको आप बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करेंगे। अब बात आती है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, तो इसीलिए मैं यहां पर आपके लिए बेटा बोनस टिप लाई हूं। लेकिन इस बोनस टिप को बताने से पहले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस मैम ये मेरे साथ
साथ प्री बोर्ड में हुआ था, या ये मैंने जो है महसूस किया है, या मैम ये जो चीजें हैं ये हमें किसी ने नहीं बताई है। थैंक यू सो मच मैम, आप इतनी सारी चीजें हमारे लिए करी हैं, इसलिए ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बोनस टिप में आपको ये है, सबसे पहली चीज आपको टाइम बाउंड रखना है, यानी समय से बाधित होकर के काम करना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन है उसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। तो कोई भी, जैसे आपके आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं, तो लघुत्रात्मक प्रश्न को 5 मिनट देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। निबंधात्मक जो प्रश्न है, लॉन्ग जो क्वेश्चन है, उनको आपको हद से हद, ये हद बताई है मैंने, ऐसा नहीं कि मैम ने 10 कहा है तो हम 15 कर लेंगे, नहीं। मैं यहां पर 3 मिनट लिख रही थी और यहां पर मैं 5 मिनट लिख रही थी, पर मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं मेरे, इनको मैंने 5 और 10 मिनट देना है, ठीक है। तो ये हद मार के है, आपको इसे कैसे भी करके जो शॉर्ट आंसर्स है उन्हें 3 मिनट में करना है, लॉन्ग आंसर्स को आपको 5, 7, लास्ट 8 मिनट तक कंप्लीट करना है। आ गई बात समझ में? और एक और बहुत ही अच्छा टिप दूंगी मैं तुम्हें, अगर तुम्हें टॉप करना है, आज से, अभी से बेटा तुम 3.25 घंटे की बजाय 3 घंटे का एक अलार्म सेट करो, एक टाइमर सेट करो। उस टाइमर के बाद में आप अपना एग्जाम का आंसर देने लग जाओ। कोई भी PYQ निकालिए, किसी भी सब्जेक्ट का PYQ निकालिए, पहले तुम्हें क्या करना है, 3.25 घंटे नहीं, 3 घंटे, क्योंकि उससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी कि कितना लिख पा रहे हो। लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, आंसर्स कैसे दे पा रहे हो बखूबी वैसे ही लिखो। ऐसे नहीं कि इसमें तो फट 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 गंदी राइटिंग में लिख दिया हमने, या इसमें हमने क्वेश्चन मार्क नंबर नहीं डाला है हमने, नहीं, बखूबी वैसा ही करना है जैसे तुम बोर्ड के एग्जाम में करोगे। और वो 3 घंटे जो है उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। रोजाना एक प्रैक्टिस सेट निकालो बेटा, तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको किसी तरीके का कोई भी प्रश्न अभी नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे बताएंगे इस कमेंट सेक्शन में जरूर से। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक और सेशन लेकर के आ जाऊंगी जिसमें आपके सारी जो भी दर्द है, दुख है, पीड़ा है, जिस भी चीज में आपको परेशानी हो रही है, उसमें उसके हल होंगे, उसके सबके आंसर्स होंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। तड़ास, बाय बाय, सायोनारा।